बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाडा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग की डिमांड के ऊपर एक और वन शॉट आपके सामने है और वो उस चैप्टर का है जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड है, क्योंकि यार मुझे पता है कि बहुत बच्चे हैं जो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। पर ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। साथ ही में मैं बोलूंगी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम दे चुके हैं और बोर्ड्स में उनका ये चैप्टर नहीं आया है। तो मुझे लगता है इस चैप्टर की डिमांड अच्छी खासी है। और इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं, आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, एक से दो सवाल, लेकिन बहुत सिंपल सवाल आएगा इस चैप्टर से। तो अगर आप लोग एक बार ये वन शॉट कंप्लीट देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाता है, राइट। सो सारे बच्चे स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे। सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे और बताएंगे क्या हम लोग तैयार हैं एक और नए चैप्टर से। और इसी के साथ आपका फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे एंड हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं लेनी है। बस एंड तक मेरे साथ बने रहना है और नोट्स अपने कंप्लीट करने हैं। अब एक चीज का जो बच्चों को डाउट आ रहा था कि मैम यार प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो प्लेलिस्ट का सोल्यूशन यहाँ पे आप सभी लोग के लिए मैंने कर दिया है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो चुकी हूँ इसका। एवरीवन शुड टेक अ स्क्रीनशॉट। दो मैंने स्कैनर लगवा दिए हैं यहाँ पे आपके। एक है मेरी वन शॉट की प्लेलिस्ट जो आपकी ये चल रही है, जिसमें ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स मैं करवा चुकी हूँ। इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली उस लिंक तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप लोग को वन शॉट की प्लेलिस्ट मिलेगी। और ये दूसरा है मेरी केमिस्ट्री एक्सप्रेस की प्लेलिस्ट, जो कि रोज शाम, अभी तो ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार वन शॉट चल रहा है, एक बार आपका केमिस्ट्री एक्सप्रेस चल रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसमें मैं बहुत सारे सवाल करवा चुकी हूँ। तो ये आप लोग स्कैन कर लीजिए और यहाँ से आप लोग केमिस्ट्री एक्सप्रेस तक पहुंच जाएंगे। तो हर एक बच्चा जो केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा है, टारगेट सीयूईटी की केमिस्ट्री फॉर 200 मार्क्स, मेरा टारगेट है 200 में से 200, राइट। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं 200 में से 200 के लिए, तो दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तैयार हो जाइए अल्टीमेट प्रिपरेशन के लिए फॉर सीयूईटी, ठीक है। मैं अपने बच्चों के साथ 100% लगती हूँ, मैं 100% मेहनत करती हूँ कि चाहे मेरे पास कुछ भी हो, मैं चाहूंगी हर बच्चा मेरे साथ जहां भी जुड़ा हुआ है वो मेरे सब्जेक्ट में कोई भी चीज को छोड़े ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी चीज हमारे को ये नहीं कहना है कि यार कर लेंगे देखा जाएगा, मेरे को चाहिए ही नहीं वो वाला, है ना। चलिए, तो इसी के साथ इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आई होप हम लोग तैयार हैं इसके साथ और बात करते हैं यार चैप्टर की, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। क्या है सरफेस केमिस्ट्री? पहले क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यार मैम केमिस्ट्री हर चीज के साथ जुड़ जाती है, ऐसा क्या होता है? तो भाई सरफेस का मतलब आप सभी लोगों को पता है, सरफेस मतलब सतह, हिंदी में बोले तो सतह, है ना। किसी भी चीज का इंटरफेस इंग्लिश में बोले तो जो भी चीज सतह पे हो रही है, जो भी केमिस्ट्री सरफेस पे हो रही है, जो भी रिएक्शन सरफेस पे हो रहा है, उस सारी केमिस्ट्री को मैं डाल देती हूँ किस कैटेगरी के अंडर? दैट इज योर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पे जो भी फिनोमेना होती है, जो भी फिनोमेना होती है, वो सब कुछ आपकी सरफेस केमिस्ट्री में आ जाती है, राइट। जो भी चीज सतह पे हो रही है, जो भी चीज सतह पे हो रही है, वो सब कुछ आपका सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। क्लियर है भाई? चलिए तो शुरू करते हैं। मैम होता क्या है सरफेस पे? बेटा होता क्या है सरफेस पे? होता है एडसॉर्प्शन। क्या होता है? एडसॉर्प्शन। व्हाट इज एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन इज बेटा जब किसी भी सरफेस पे आके कोई चीज रुक जाए, चिपक जाए किसी भी सरफेस पे आके, इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या? एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। कैसे समझना है? जो कि मैं बच्चों को बहुत फेमस एग्जांपल देती हूँ। अभी अभी होली खेल के आए हैं। होली जब हम खेलते हैं तो आपके मुंह पे कोई कलर लगा रहा है ना, ऐसा बढ़िया से लेके एकदम बढ़िया से आपको कलर कर दिया है। तो कलर जब उसने किया है तो कहाँ पे किया है? तुम्हारे गालों पे, तुम्हारे हाथों पे, है ना, तुम्हारे बालों पे। पर कहाँ पे किया है? स्किन पे। कहाँ पे? स्किन पे। स्किन के अंदर तो नहीं करा है, स्किन के ऊपर ही हो रहा है। जो भी चीज स्किन के ऊपर है, सरफेस के ऊपर आके रुक गई है, अंदर तो नहीं जा पा रही है, कहाँ पे इकट्ठी हो गई है? सरफेस के ऊपर हो गई। तो सरफेस के ऊपर जो भी चीज होती है, सरफेस के ऊपर चीजों का इकट्ठा होना, अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस। क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस रादर इन द बल्क। अंदर नहीं गई है, तुम्हारी खाल के अंदर नहीं चली गई है, खाल के ऊपर लगा हुआ है। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक बात? क्लियर है? चलिए, तो आप लोग एक चीज याद करो, सोल्यूशन जब हम बनाते हैं तो क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक बात? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर इसको डाला जाता है ना, सॉल्वेंट के अंदर इसको डाला जाता है। ऐसे ही एंट, याद रखना है एंट, तो ये एंट, ठीक है। तो एड्सॉर्बेट को इसके ऊपर डाला जाएगा। एड्सॉर्बेट वो है जिसको एड्सॉर्ब करवाया जा रहा है, वन दैट इज गेटिंग एड्सॉर्ब, जिसको एड्सॉर्ब, जैसे कलर्स को एड्सॉर्ब करवाया जा रहा है, ठीक है। किस पर करवाया जा रहा है? ऑन द सरफेस ऑन विच एड्सॉर्प्शन
इज टेकिंग प्लेस, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो क्या है, एड्सॉर्बेंट, एंट सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट, जिसके अंदर हो रहा है जिसके ऊपर हो रहा है वो एंट है, ठीक है। तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ठीक है, ये दो बातें होती है। तो एड्सॉर्प्शन में एक एड्सॉर्बेट है और एक एड्सॉर्बेंट है, क्लियर है बात, सभी लोगों को समझ में आ गया। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस के ऊपर किसी भी चीज को इकट्ठा करवाने को बोला जाएगा एड्सॉर्प्शन, ठीक है भाई, बल्क में नहीं जा रहा है, ठीक है, बल्क में यानी कि अंदर नहीं जा रहा है। अरे अच्छा, अगर मैं बात करूँ, एक समझ लेते हैं एग्जाम्पल कि भाई चलो मैम आपने तो ये तो डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दिया है, एक कुछ केमिकली बता दूं। तो देखो केमिकली अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, आई हैव अ कंटेनर, ठीक है, इसमें मेरे पास गैस के अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आई हैव डिफरेंट गैसेस, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस है। अब ये गैसेस अगर हैं तो कुछ ना कुछ इनका प्रेशर भी होगा, क्योंकि ये कंटेनर की वॉल से टकरा रही होंगी, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसी कंटेनर में क्या डाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया मैंने, दैट इज दिस इज चारकोल। चारकोल क्या होता है बच्चे, चारकोल होता है एडसॉर्बेंट, ठीक है, क्या है, एडसॉर्बेंट, ठीक है। चारकोल मैंने डाल दिया तो ये सारी गैसेस आकर इस चारकोल के ऊपर बैठ जाएंगी, क्या बैठ गई, एड्सॉर्प्शन हो गया है इनका। तो अगर ऐसा हो गया तो अब तो ये सारी बैठ गई है शांत। अब क्या यहाँ पे कोई प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि अभी मैम कंटेनर से टकरा नहीं रही है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है, राइट, क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल किस चीज का है कि मेरा एड्सॉर्प्शन मैम हुआ है, क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन मैम मेरा हुआ है, क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन मैम मेरा हुआ है। ऐसा क्या होता है, चारकोल वाला जो आजकल लड़कों का आता है ना, क्या फेस वॉश चारकोल एक्शन वाला जो ब्लैक कलर का आता है ना, उसमें भी तो बोलते हैं चारकोल क्या करता है, डस्ट ले लेता है। चारकोल जब आप लगाओगे धोगे तो आपके चेहरे पे जितनी भी डस्ट है, इंप्योरिटीज है, वो सारी उस चारकोल के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाएगी और आपका चेहरा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एड्सॉर्प्शन। तो जिंदगी में केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी पर्सनल जिंदगी में हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल फैक्चुअल जिंदगी में, तो केमिस्ट्री होना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री आपको बहुत बातें सिखाती है और बहुत चीजों की लॉजिक देती है, आपको एक रीजनिंग देने की कोशिश करती है कि क्यों जिंदगी में क्या चीजें कैसे हो रही हैं, राइट। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देयरफॉर, है ना। चलिए, तो इसी बात पे सेशन को लाइक हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे दो एक टर्म्स और हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। अब मैंने ये देख लिया कि सरफेस के ऊपर जब चीज आके बैठ रही है, देखिए एडसॉर्प्शन क्या है, एडसॉर्प्शन इज बेसिकली जब आपकी सरफेस के ऊपर आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके बैठ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, सरफेस पे आ रहे हैं, सरफेस पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, कपड़े ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि पानी कपड़े के अंदर जा चुका है, कहाँ पे जा चुका है, अंदर जा चुका है, तो कहाँ पे जा चुका है, अंदर जा चुका है, यानी कि अंदर गया है, दिस इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन एक टर्म होगी दैट इज सॉर्प्शन। व्हाट इज सॉर्प्शन, इट इज एडसॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। जब दोनों चीजें साथ साथ हो जाए भाई, जब दोनों चीजें साथ में हो जाए कि भाई वो जो चीज है जिसको आप डलवा रहे हो इसके ऊपर, वो बाहर तो है पर कुछ कुछ अंदर भी चली गई, तो दिस इज अ केस ऑफ सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन केवल सरफेस पे है, एब्जॉर्प्शन अंदर बल्क में जा चुकी है, और सॉर्प्शन जब दोनों जगह आ गया है तो दैट इज सॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ से अगर मुझे आपका ये जो चीज इसके ऊपर एब्जॉर्ब हुई है इसको बाहर निकाल के अलग फेंकना है, यानी कि मैंने जो एब्जॉर्ब हुआ है उसको मैं अगर रिमूव करवा दूं, इस फिनोमेना को बेटा क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको, डिसॉर्प्शन। तो आपको बेसिक मीनिंग आना चाहिए, डेफिनेशन आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं बल्क में भेज रही हूँ चीजों को, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट कर रही हूँ। ये सारी बातें क्या हम लोग याद रख लेंगे, क्या हमें कोई बात दिक्कत है, देखो देख के समझ में आ रहा है, बड़े छोटे छोटे से कीटाणु जैसे आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सरफेस पे है तो एड्सॉर्प्शन, अंदर है तो एब्जॉर्प्शन, दोनों जगह है तो सॉर्प्शन, सरफेस पे हटा दिया तो डिसॉर्प्शन,
ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो जल्दी से एक बार थोड़ा सा, हालांकि मैं आप लोगों की बातें देख पा रही हूँ और सुन भी पा रही हूँ, आप लोग को नहीं पता कैसे देख पा रही हूँ, बट देख पा रही हूँ, तो सभी लोग थोड़ा सा फायर इमोजी जरूर डाल दे चैट सेक्शन में अगर आपको ये समझ में आ गया। डेफिनेशन वाइज देख लीजिए, जब बोथ एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होगा एक साथ तो उसको सॉर्प्शन बोला जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। दोनों ही चीजें क्लियर है, दोनों ही चीजें हमें क्लियर हो चुकी है एवरीवन, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ चुका है। चलिए भाई, समझ में आ चुका है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यार अब एड्सॉर्प्शन होता कैसे। यहाँ से सवाल आएगा, यू विल गेट अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन सकता है, मैं आपको मार्क भी करवाती जाऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ठीक है। देखो क्या होता है, अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है, दिस इज, और ये सपोज मेरे पास सरफेस है, दिस इज माय सरफेस, तो कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं, ठीक है। अब हर मॉलिक्यूल के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हर डायरेक्शन में, ठीक है, हर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ बैठे हैं, इनके तो आसपास मॉलिक्यूल्स हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये कर देगा न्यूट्रलाइज, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये कर देगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये कर देगा, ठीक है। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, कहाँ पे है, जो मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो आपकी सरफेस पर है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नीचे की तरफ है वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो ऊपर की तरफ है, इनके ऊपर की तरफ कोई भी नहीं है, तो ऊपर वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे होंगे। इनको बेटा क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रेजिडुअल फोर्सेस। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ, तो ये जो बचे हुए फोर्सेस हैं, ये जो बचे हुए फोर्सेस है, इन्हीं की वजह से एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। कैसे मैम, अब जो तुम इसमें कुछ डालने, इस सरफेस पे तुम किसी चीज को भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम इन मॉलिक्यूल्स को भेज रहे हो, अब ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, आ रहे हैं, अब नीचे अंदर जाने की बजाय ये यहीं पर आके बैठ जाते हैं, ठीक है, ये यहीं पर आके बैठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनको रोक लेते हैं कि भाई तुम पहले हमें सेटिस्फाई करो तभी तो तुम नीचे जाओगे, तो ये बजाय कि अंदर चले जाएंगे सरफेस पे आके ही रुक जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन ही तो बोलते हैं। सरफेस पे आके रुकने को ही क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन ही तो बोलते हैं। तो एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस। अब जब एड्सॉर्प्शन हो गया, व्हेन एड्सॉर्प्शन इज डन, जब एड्सॉर्प्शन हो गया है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो गया है, जब एड्सॉर्प्शन हो गया है तब हमारा क्या हुआ, जो रेजिडुअल फोर्सेस थे वो अब क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब रेजिडुअल फोर्सेस तो सेटिस्फाई हो गया ना, ठीक है, तो ये क्या हो गए, कम हो गए। अगर ये कम हो गए तो मेरा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और अगर ये स्टेबल हो गया है, जो चीज स्टेबल होगी वो एनर्जी कम रखेगी, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, और एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेस को, यानी कि क्या करेगा, हीट रिलीज करने के प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो एक कैसा प्रोसेस है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, वो एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि मैम मेरा जो डेल्टा एच है एड्सॉर्प्शन के लिए वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच मेरा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। आपको थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज आनी चाहिए, जल्दी से बताइए, हमें याद हो चुका है एड्सॉर्प्शन में मेरा रेजिडुअल फोर्सेस कम होगा, रेजिडुअल फोर्सेस कम होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो मेरा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। आइए अब बात कर लेते हैं, क्या एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल होता है। एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बेटा डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और डेल्टा जी का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का मैम फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला मैम क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्या होता है, माइनस टी डेल्टा एस। और अगर ऐसा होता है तो आपको मैं एक बात बताऊं, हमें ये नेगेटिव चाहिए, वी वांट दिस टू बी नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है, मुझे पता है कि ये नेगेटिव ऑलरेडी है, ठीक है, ये मेरे को पता है ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई डेल्टा एस का सिंबल क्या होगा, देखो आपके पास, देखो
पहले ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे ये इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि क्यों भाग रहे थे मैम, क्यों भाग रहे थे, क्योंकि इनकी स्टेबल नहीं थे, इनको स्टेबिलिटी चाहिए थी, इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही एड्सॉर्प्शन हुआ अब ये शांत हो गए, अपनी जगह पे बैठ गए हैं। तो मेरी जो रैंडमनेस है, व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मूवमेंट मेरी कम हो गई है एड्सॉर्प्शन के बाद, क्योंकि वो स्टेबल हो चुके हैं। और मूवमेंट अगर कम हुई है तो डेल्टा एस भी मेरा क्या हुआ है, नेगेटिव, मेरा एंट्रोपी घटा है, तो डेल्टा एस क्या हुआ है, मेरा नेगेटिव हुआ है एड्सॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। तो अगर, अब ये समझना, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास -9 है और -4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -9 + 4, और आंसर तब क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। वहीं अगर मैंने इसको कर लिया फॉर एग्जांपल -4 -9, तो आंसर क्या होगा, -4 + 9, और आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मुझे अगर नेगेटिव चीज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली वैल्यू को बड़ा रखना पड़ेगा, मेरा डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तभी मैं बोल सकती हूँ क्या, तभी मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, राइट, जो मेरा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एड्सॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, आंसर होगा डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। समझ गए, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस में बड़ी वैल्यू चाहिए, और माइनस में बड़ी वैल्यू डेल्टा एच की है, क्योंकि ये तो माइनस, इसके आगे माइनस का सिंबल है तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। और माइनस प्लस में, माइनस का जब वैल्यू बड़ा होगा तभी आंसर आपको नेगेटिव में आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो मुझे माइनस की वैल्यू बड़ी चाहिए तभी आंसर मुझे नेगेटिव में मिलेगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एड्सॉर्प्शन टू बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है भाई, क्लियर है एवरीवन। तो यहां से आप लोग क्या सीखे, एड्सॉर्प्शन में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। ये आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा, सब कुछ नेगेटिव होता है। अगर मैं स्पॉन्टेनियस बात करूं, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो उसकी कंडीशन क्या है, मेरा डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और आएगी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी बराबर 0 हो जाता है, और अगर आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आती है, यहाँ से कंडीशन निकल के आती है मैम, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। तो याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन ये है, और रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ले जाने की कंडीशन ये रहेगी। क्लियर है भाई, इन द चार्ट सेक्शन एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको यहाँ से मतलब यू हैव 80% चांस कि अगर एमसीक्यू आया तो इनमें से किसी एक चीज में से आ सकता है, इनमें से किसी भी एक चीज से आ सकता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर समरी फॉर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की समरी रहेगी एड्सॉर्प्शन की, कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या हो रहा है, ठीक है भाई। अगर समझ में आ गया यहाँ तक तो जल्दी से एक बार थोड़ा सा इशारा कर दो चैट सेक्शन में, और सेशन को लाइक कर दो और आगे बढ़ो। चलो, तो मैकेनिज्म मेरा कंप्लीट होता है, बात कर लेते हैं एड्सॉर्प्शन के टाइप्स की। एड्सॉर्प्शन जो है मेरा 2 टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है, पिछले साल यहाँ से सवाल आया था, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन आपका 2 टाइप का रहेगा, एक होगा फिजिसॉर्प्शन और एक होगा केमिसॉर्प्शन, ठीक है। फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों की आपको पॉइंट्स आने चाहिए, दोनों का ग्राफ आपको आना चाहिए, पेपर में सवाल आ सकता है वहां से, ठीक है। आइए फिजिसॉर्प्शन की बात करें तो फिजिसॉर्प्शन आपका क्या होता है, हाईली अनस्पेसिफिक। मैं रिवीजन करवा रही हूँ तो आप लोग इसको रिवाइज करते हुए अपने नोट्स में डालते रहे। अनस्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है यहाँ पे वो क्या होती है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस, जो कि बहुत वीक होती है, और ये क्या होती है, यूनिवर्सल इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेती है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेती है, तो उसकी कोई वो ही नहीं है चॉइस, और कोई चॉइस ही नहीं है तो ऑब्वियसली क्या नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या है, हाईली अनस्पेसिफिक है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल है। अच्छा, क्योंकि बहुत ही वीक है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या है, बॉन्ड बनेगा टूटेगा आराम से, ऐसा होता रहेगा, और इसीलिए जो फिजिसॉर्प्शन है वो क्या होगा, रिवर्सिबल इन नेचर। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फिजिसॉर्प्शन बढ़ेगा, हमेशा एड्सॉर्प्शन सरफेस एरिया के साथ बढ़ता है। टेम्परेचर बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर को बढ़ाने से फिजिसॉर्प्शन घटता है, याद रखना, टेम्परेचर को बढ़ाने से फिजिसॉर्प्शन घटता है, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। ये लाइन आपके पेपर में आ सकती है। इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इसकी काफी कम होती है, ठीक है।
एक्टिवेशन एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है इसको एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें जब एड्सॉर्प्शन होगा तो मेरी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बन रही होंगी। आप लोग प्लीज इसको याद रख लेना, आपको एक एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगर मैं केमीज ऑप्शन की बात करूँ तो केमीज ऑप्शन उल्टा क्या होगा, बहुत स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, इसीलिए ये इरिवर्सिबल इन नेचर रहेगा। सरफेस एरिया के साथ ये भी आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से याद रखना केमीज ऑप्शन बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर वाला पॉइंट। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इसकी काफी हाई होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसकी काफी हाई होगी, और ये आपकी यूनिमोलिकुलर लेयर्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये दोनों पॉइंट्स से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। यू कैन हैव वन एमसीक्यू फ्रॉम दिस टेबल एंड दिस पॉइंट। अच्छा, यहां से एक और चीज पूछी जा सकती है, वो है ग्राफ। ठीक है, सो दैट इज अ ग्राफ फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन का। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर आपको ग्राफ पूछ ले, ठीक है, अगर आपको ग्राफ पूछ ले कि दोनों का ग्राफ बता दो, ठीक है, चलिए, तो अगर मैं फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ बना रही हूं और मैं केमीज ऑप्शन का ग्राफ बना रही हूं, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ दोनों पे क्या असर होता है। तो फिजिक्स ऑप्शन मैंने आपको बताया क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्या होता है, घटता है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ आपका जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, कैसा ग्राफ बनेगा। मैं आप लोगों की बातों से जानना चाहूंगी कि कौन बच्चा यहाँ पे चैट में केवल बातें कर रहा है और कौन बच्चा मुझे यहाँ पे जवाब भी दे सकता है। फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या ग्राफ आपका रहेगा, बोलो। इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, एवरीवन इन द चैट सेक्शन। क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। मैंने आपको अभी भी बताया क्या बनेगा, डिक्रीजिंग आएगा, घटेगा, टेम्परेचर के साथ घटता चला जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर के साथ घटता चला जाएगा। मैं टेम्परेचर को यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, टेम्परेचर के साथ घटता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये बढ़ेगा पर उसके बाद घटेगा, मतलब ये एक पॉइंट पे मैक्सिमम होने के बाद घटेगा। ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही चला जाएगा। तो केमिस्ट ऑप्शन का ग्राफ ऐसा होगा और फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और सवाल की। देखो सवाल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं मैं बताती जा रही हूँ। एक तो मैकेनिज्म से आ सकता है, फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन से आ सकता है, और तीसरा आ सकता है फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से। फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको क्या बताता है, बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि भाई मैंने कितना डाला था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने m, मेरे पास टोटल था इतना होना चाहिए था एड्सॉर्ब, पर इसमें से कितना हो रहा है, x by m, कितना होना चाहिए था पर उसमें से कितना हो रहा है, दिस इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और इसका रिलेशनशिप विद प्रेशर। ठीक है, विद प्रेशर। देखो आप लोग यहाँ पे ग्राफ में देखो, ग्राफ में आप देख रहे हो कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, आपका जो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन है उसका जो एक्सटेंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले इतना है, फिर और बढ़ गया, फिर आपका और बढ़ गया। ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर के साथ बढ़ रहा है। सो ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन आती है x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 by n, वेयर n इज एनी इंटीजर। जब ये सिंबल हटता है तो x by m आता है k p की पावर 1 by n के, किसके, k p की पावर 1 by n के। और जो ये ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं, ये ग्राफ आपको दिख रहा है कि x by m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से, राइट, प्रेशर को बढ़ाने से आपका x by m बढ़ेगा। लेकिन इस ग्राफ से एक और चीज देख सकते हैं आप, टेम्परेचर। देखो यहाँ पे 273 केल्विन है, यहाँ पे 244, यहाँ पे 195, यानी कि टेम्परेचर को घटाने से, देख रहे हो क्या, टेम्परेचर यहाँ ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर को घटाने से एक्सटेंट बढ़ रहा है, यानी कि ये फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन ही तो बोलता है कि टेम्परेचर कम पे फिजिक्स ऑप्शन फेवरेबल होता है। तो फिजिक्स ऑप्शन के लिए टेम्परेचर को घटाने से एक्सटेंट आपका बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर को बढ़ाने से आपका एक्सटेंट बढ़ेगा। ये बोलता है आपको फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको ये इक्वेशन आ सकती है, आपको ये ग्राफ आ सकता है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर मुझे कैलकुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर मेरे पास इक्वेशन है क्या, दैट इज x by m इज इक्वल टू k p की पावर 1 by n। तो अगर मैं इसका लॉग ले लेती हूँ तो log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p हो जाता है। और अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं स्ट्रेट लाइन से, दैट इज y इज इक्वल टू c प्लस m x से, तो मेरा y एक्सेस पे क्या आ जाता है, log x by m।
मेरा एक्स एक्सिस पे क्या आ जाता है, log p। चलिए ग्राफ अगर मैं बना दूं इसका, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, ठीक है, दैट इज x बाय m, log x बाय m और log p, ठीक है। तो जल्दी से बताओ स्लोप क्या है, यहाँ से जल्दी से बताइए स्लोप क्या है। आप लोग देख पा रहे हैं कि m की वैल्यू क्या है, 1/n, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव, और c क्या है, इंटरसेप्ट मेरा log k, ठीक है, क्या है log k, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्लोप अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो इक्वेशन कैसी आएगी, कुछ इस टाइप से आपकी बन रही होगी, राइट, कुछ इस टाइप से बन रही होगी, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा log x बाय m वर्सेस log p का, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि जो n है दिस इज इंटीजर, n एक इंटीजर है, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये रेंज रहेगी फॉर योर वैल्यू ऑफ n, राइट, ठीक है, क्लियर है बच्चों। ओके सो बच्चों इसके आगे अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों के लिए इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है कोलॉइड्स का। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम बात करते हैं मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। सोल्यूशन में ऑलरेडी आपके चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके होते हैं। कोलॉइड्स को पढ़ते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आपके सीयूटी के सिलेबस में अलग से एक छोटा सा टॉपिक डाला हुआ है आपके सरफेस केमिस्ट्री में, जिसमें डाला गया है कि आप लोगों को कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज का अंदाजा होना जरूरी है। उसी के लिए यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कोलॉइड्स की बात करूं तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। हेट्रोजीनियस मतलब वो होता है कि जिनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी और कंपोजिशन थ्रू आउट ना रहे, ठीक है। पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल साइज मेरा रहता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। हम लोग इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पार्टिकल्स जो कोलॉइड्स के वो सेटल डाउन नहीं होते, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ टाइम के बाद जाओगे तो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क आपका क्या है, कोलॉइड है, ठीक है। तो अगर आप मिल्क को रखोगे तो वो नीचे जाके पार्टिकल उसका नहीं बैठेगा, मिल्क विल बी अ मिल्क ओनली, राइट। उसके बाद टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि लाइट पार्टिकल्स को स्कैटर करेगा। और एक सेकेंड ओके और ये जो पार्टिकल्स है ये आप लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये मेन आपको प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है फॉर कोलॉइड्स, क्योंकि बाय चांस अगर आपको एमसीक्यू एक देखने को मिल गया तो इन प्रॉपर्टीज में से किसी एक चीज का आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की। जब मैं कोलॉइड्स की बात करती हूँ तो कोलॉइड को मैं क्लासिफाई करूंगी कई कैटेगरीज के अंदर। तो बेसिस क्या रहेगा, सबसे पहले अगर मैं कोलॉइड की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो देखो कोलॉइड की अगर बच्चों में बात करती हूं तो कोलॉइड में 2 चीजें हैं। एक आपका क्या है, डिस्पर्स्ड फेस, और एक है हमारा क्या, डिस्पर्जन मीडियम। क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, समझ रहे। तो 2 चीजें हैं मेरे पास। बेसिकली जो चीज मैं डिसॉल्व करवा रही हूँ, यानी कि समझ लो ये सल्यूट और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, इसके बेसिस पे मैं आपके कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकती हूँ, या फिर पार्टिकल साइज क्या है मेरे डिस्पर्स्ड फेस का, इसके बेसिस पे भी मैं आपके कोलॉइड को क्लासिफाई कर सकती हूँ। और यहाँ से एक सवाल हमारा देखने को बन सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है, उसके बेसिस पे मैं क्लासिफाई करूँ तो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे, ये लायोफिलिक और लायोफोबिक। आई थिंक एवरीवन नोस, चैट सेक्शन में डाल दो। लायोफिलिक का मतलब क्या है भाई, लायो का मतलब है लिक्विड और फिलिक का मतलब है लविंग, ठीक है। तो भाई जो भी सॉल्वेंट को पसंद करने वाले, किसको, सॉल्वेंट को पसंद करने वाले, राइट, मतलब सॉल्वेंट में इनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, तो ये बने रहना चाहते हैं आपस में। स्ट्रॉन्ग अगर ये हैं, लिक्विड लविंग अगर ये हैं तो इनको लायोफिलिक बोलेंगे। और वहीं अगर मेरे पास एक ऐसा कोलॉइड है जो कि क्या है, लिक्विड हीटिंग है, क्या है, लिक्विड हीटिंग है। अगर मेरे पास एक कोलॉइड है जो लिक्विड हीटिंग है, यानी कि इनके बीच की जो इंटरेक्शन है, यानी कि जो आपका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम की जो इंटरेक्शन है वो अगर वीकर है, वो साथ में बने रहना नहीं चाहते, तो उस कैटेगरी में जो कोलॉइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लायोफोबिक कोलॉइड, ठीक है। इन दोनों के बारे में पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। अगर मैं लायोफिलिक की बात करूं तो लिक्विड लविंग है, ठीक है। अब ये लिक्विड लविंग है तो तुम इनको आराम से
तुमने डिस्पर्स्ड फेस लिया, डिस्पर्जन मीडियम लिया, दोनों को मिक्स करा, शेक करा, आपका एक कोलॉइड बनके तैयार हुआ। क्योंकि ये लिक्विड लविंग है, ये साथ में मिलके रहना चाहता है, तो आप इनको सिंपली मिक्स करके बना सकते हैं। जब आपने गम, गेलेटिन, स्टार्च, रबर जैसे सब्सटेंसेस को अगर सूटेबल सॉल्वेंट में डाला तो जो निकल कर आएगा उसको बोलेंगे बच्चों क्या, लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोलॉइड बना दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया, अब मैं इसको सेपरेट आउट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इवेपोरेशन करा, दोनों को वापस अलग अलग कर दिया, जो चीजों को मैंने मिलाया था। अब अगर मैं इनको दोबारा से बनाना चाहूँ, मैं फिर से बना दूंगी, दोबारा से दोनों को मिक्स कर दूंगी और बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड लविंग है, ये एक साथ रहना चाहता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी एफर्ट दे दोगे, थोड़ा सा भी मिक्स कर दोगे, दोबारा से बन के तैयार हो जाएगा। तो बना रहे हो खराब कर रहे हो, बना रहे हो खराब कर रहे हो, कर सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सिबल सॉल्ट्स। पेपर में सवाल आता है रिवर्सिबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, लायोफिलिक होते हैं, और ये क्वाइट स्टेबल है क्योंकि भाई इंटरेक्शन इनकी स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए अबाउट लायोफिलिक सॉल्ट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है क्या, लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये लिक्विड हीटिंग है, इनको बनाने वाली जो चीजें हैं, मतलब वैसे भी ये बनना तो चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जांपल के तौर पे याद रखो कि कुछ मेटल्स और अगर उनके सल्फाइड को मैं एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स करूं तो जो निकल कर आएगा उसको बोलेंगे लायोफोबिक कोलॉइड। ये स्टेबल नहीं है, तो अगर तुम इनको मिक्स कर दो, बड़ी मुश्किल से तो ये बनेगा। अगर तुमने इनको सेपरेट आउट कर दिया और फिर सोचो मैं दोबारा से बना दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये साथ में रहना नहीं चाहते। इट इज अ लिक्विड हीटिंग कोलॉइड। सो बेसिकली these cannot be reconstituted by simple mixing। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे, और ये काफी हद तक आपके अनस्टेबल पाए जाते हैं। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक एमसीक्यू इनके बीच में देखने को मिल सकता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, आइए अगर अब मैं बात करूं कि यार मैं पार्टिकल साइज के ऊपर, अगर मैं पार्टिकल साइज पे डिफरेंशिएट करना चाहूं, ठीक है, मतलब आपको पता है पार्टिकल रेंज क्या है, 1 से 1000 नैनोमीटर इज द रेंज फॉर योर कोलॉइड्स। ये रेंज किसकी है, मेरे कोलॉइड्स की रेंज है। ठीक है, अगर मैंने पार्टिकल इससे छोटा ले लिया, इससे छोटा पार्टिकल साइज लिया, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल साइज लिया, और मैंने उनको इकट्ठा कर दिया बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, और उनको इस रेंज में मैं लेकर आ गई, तो उस केस में जो कोलॉइड बनेगा उसको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर। बहुत सारे मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके बना रहे हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। और वहीं अगर मेरे पास पार्टिकल साइज इससे लार्ज है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से बड़ा मेरे पास आपका मॉलिक्यूल का साइज है, जनरली वो क्या होंगे, आपके पॉलीमर्स होंगे। ठीक है, जनरली हमारे पॉलीमर्स बड़े होते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल्स को लेकर अगर मैं इनको क्या कर दूंगी, इनको मैं ब्रेक डाउन कर दूं किसी तरीके से, और इनका पार्टिकल साइज में 1000 नैनोमीटर के नीचे ले जाऊं, उस केस में जो कोलॉइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। राइट, सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड डिफरेंटली आपका जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। इसीलिए आपको कोलॉइड की रेंज पता होनी जरूरी है। ठीक है, कोलॉइड की रेंज पता होनी हमारे को बेहद जरूरी है। ठीक है, आइए तो अगर मैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड की बात करूं तो एग्रीगेशन का मतलब हिंदी में बोले तो इकट्ठा करना। ठीक है, तो अगर मैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर देती हूं और उनका पार्टिकल मैं कोलॉइडल रेंज में साइज लेकर आ जाती हूं, तो उस केस में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। इसका एग्जांपल रहेगा गोल्ड सॉल्ट या फिर सल्फर सॉल्ट। वहीं अगर मेरे पास बड़े मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इनको मैंने सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाया और उस केस में जो पार्टिकल साइज आया वो फिर अगर कोलॉइडल रेंज में आ गया, तो उस केस में जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ये काफी हद तक स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल, आप स्टार्च एक पॉलीमर है, सेल्यूलोस है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, पॉलीथीन है, नायलॉन है, मतलब जितने भी पॉलीमर्स हैं इनको आप किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करवा के कोलॉइड बना रहे हो, इनको कोलॉइडल रेंज में ला रहे हो, उस केस में जो कोलॉइड बनेगा उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज वैसे क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल साइज क्या है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे और यहां से हमारा जो बनेगा वो होगा मेरा क्या, मल्टी एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। इसके बाद आखिरी क्लासिफिकेशन में आएगा एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, क्या आएगा, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं या ये वो पार्टिकल साइज है जिनकी अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं, CMC, या फिर इसको बोलते हैं क्या, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैंने
इन सब्सटेंसेस को इस कंसंट्रेशन के नीचे लेके गई, इस कंसंट्रेशन से नीचे उनकी कंसंट्रेशन कर दी, तो ये लोग आपके नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके क्या करते हैं, जो आपके डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं इन द आयनिक फॉर्म। लेकिन अगर मैंने इससे ऊपर कंसंट्रेशन लेके चली गई, उस केस में ये बिहेव करेंगे एज योर कोलॉइड्स, और ये बना लेंगे क्या? मिसल्स। क्या बनाएंगे? मिसल्स। मिसल्स कहाँ पे बनती है? साबुन, सोप वाले एक्शन में आपको पता है मिसल होता है, राइट? सर्कुलर सेक्शन जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जिससे मेरी साबुन या सोप काम करती है, राइट? सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन एंड अबव क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, यही पेपर में आता है कि किसके ऊपर होता है, तो ये वो सब्सटेंसेज है जो एक सर्टेन कंसंट्रेशन के ऊपर कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे और एक सर्टेन कंसंट्रेशन के नीचे एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोल देते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि दीज आर सब सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, एंड दीज एग्रीगेट्स आर कॉल्ड मिसल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड, यानी कि इसके एक और नाम है, इसको ही हम मिसल्स बोलते हैं। ठीक है, किस टेम्परेचर के ऊपर? क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर। किस कंसंट्रेशन के ऊपर? आपकी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर मैं इसको डाइल्यूट कर दूं, अगर मैं जो मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई है इसको कम कर दूं, अगर मैं इसको लेस कर दूं, तो मुझे वापस से मेरा इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा, ये कोलॉइड वापस से कन्वर्ट हो जाएगा कोलॉइड में, अगर तुमने कंसंट्रेशन को घटा दिया। तो याद रखना, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एक क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के ऊपर कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा और उसके नीचे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे सब्सटेंसेस को एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोल देंगे या फिर इनको मिसल्स भी बोल देंगे। क्लियर है? ये आपकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है फॉर योर कोलॉइड्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैम प्रॉपर्टीज की। कोलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप लोगों को पता है, बट स्टिल हमें जाननी एक बार जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप सभी लोग जानते हैं वो है क्या? टिंडल इफेक्ट। सारे कोलॉइड्स जो हैं टिंडल इफेक्ट को एग्जिबिट करते हैं। और टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट मैम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स है। अगर मेरी लाइट कोलॉइड को स्कैटर करे, कैसे होता है? जब हम लोग एक क्या कहते हैं, एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और वहां पे मेरे पास एक रोशनदान है और वहां से मेरे पास सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिख जाते हैं, राइट? सो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स है उसने लाइट को स्कैटर कर दिया है, तो लाइट का पाथ हमें दिखने लग जाता है। तो कौन करेगा? केवल और केवल कोलॉइड्स करेंगे आपकी लाइट को स्कैटर। इसको बोलते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। लेकिन टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशन है। ठीक है, एक तो पार्टिकल है मेरा जो लाइट को स्कैटर कर रहा है, और एक मेरी लाइट है जिसको स्कैटर करा जा रहा है। इस पार्टिकल का क्या है? एक डायामीटर है, और इस लाइट की क्या है? एक वेवलेंथ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मेरी पहली कंडीशन है फॉर टिंडल इफेक्ट। ये मेरी क्या है? पहली कंडीशन है फॉर टिंडल इफेक्ट। जो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहा है उसका डायमीटर और जिस लाइट को स्कैटर किया जा रहा है उसकी वेवलेंथ में खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर योर टिंडल इफेक्ट। सेकेंड कंडीशन, भाई लाइट है, हो सकता है देखो जैसे मैं बात करूं, लाइट बाहर से कमरे के बाहर से कमरे के अंदर आ रही है। ऐसी लाइट कहीं ना कहीं से तो जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइट को मैं पास कर रही हूं, मेरे पास ये कोलॉइड है, ये मेरा कोलॉइड है, लाइट यहां से इसके अंदर जा रही है, तो यहां पर इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और यहाँ पे इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं इनमें काफी डिफरेंस होना चाहिए। इनमें क्या होना चाहिए? काफी डिफरेंस होना चाहिए। ये मेरी क्या है? कंडीशन नंबर 2 है। पहली कंडीशन, डिफरेंस डायमीटर और वेवलेंथ में होना नहीं चाहिए, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लाइट बाहर से इस बीकर में जा रही है और इस बीकर में मेरा कोलॉइड पड़ा हुआ है, तो बाहर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और अंदर 2 है, तो इन दोनों के बीच में मेरा काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तभी हम लोग टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे होते हैं। आपके पेपर में आ सकते हैं दोनों कंडीशंस, आप लोगों को ये याद रखनी होगी। ठीक है भाई, क्लियर है? आइए इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। आप सभी लोगों को पता है कि टिंडल इफेक्ट के बाद अगर मैं कोलॉइड की बात करूं, कोलॉइड के पार्टिकल्स ना मूवमेंट में रहते हैं, राइट? यानी कि वो ऐसा जिग-जैग मोशन में आपके देखे जाते हैं, और ये जिग-जैग मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोल देते हैं। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये जो इसकी मूवमेंट है, ठीक है, जो मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड नहीं करती? कोलॉइड के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, पर किस
पे डिपेंड करती है? पार्टिकल्स का जो साइज है और विस्कोसिटी जो आपके सोल्यूशन के, विस्कोसिटी इज योर एबिलिटी ऑफ फ्लो। जितना बेहतरीन तरीके से आपका जो कोलॉइड है वो फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा बेहतर उसका क्या रहेगा? ब्राउनियन मूवमेंट। तो पार्टिकल का साइज क्या है और सोल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है, इन दो चीजों के ऊपर आपका ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड कर रहा होगा। ब्राउनियन मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट ने हमें बताया है कि जो आपका कोलॉइड है वो आपका सेटल डाउन नहीं होता। ये हमने पढ़ा है, सेटल डाउन नहीं होता है, यानी कि वो स्टेबल है। और ये सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ब्राउनियन मूवमेंट में इसके पार्टिकल रहते हैं। तो बेसिकली आपकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर देता है ब्राउनियन मूवमेंट फॉर योर कोलॉइड्स। ठीक है, तो द स्टीयरिंग इफेक्ट व्हिच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल एंड दस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। तो स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं हमारा ब्राउनियन मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस वो एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रूव करा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर क्या होता है? चार्ज। जब तक कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज रहेगा तब तक ये स्टेबल रहेंगे। कैसे किया ये एक्सपेरिमेंट? उन्होंने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर इन्होंने कोलॉइड भर दिया, यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और करंट पास कर दिया। जब इन्होंने करंट पास करा तो इन्होंने देखा कि आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, वो चार्ज को कंडक्ट कर रहे हैं। और चार्ज को कंडक्ट वही करता है जो चार्ज को कंडक्ट कर सकता है। भाई अगर तुम कर ही नहीं पा रहे होगे तो क्या ही मूवमेंट होगी, बट ये कर पा रहा था, राइट। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन colloidal particle is confirmed by electrophoresis. When electric potential is applied across 2 platinum electrodes, the colloidal particles move towards one and the other electrode. Positively charged particles कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। इसी चीज को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ योर कोलॉइडल पार्टिकल्स व्हेन द चार्ज इज अप्लाइड, राइट। यहां पर एक बात और याद रखना, जब मेरे कोलॉइड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे, लेकिन जब मेरे डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको हम अक्सर स्किप कर देते हैं और ये हमारे एमसीक्यू में आ सकता है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जब मेरा डिस्पर्स्ड फेस यानी कि कोलॉइड के पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन जब मेरे डिस्पर्जन मीडियम, किसके? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके पेपर में बस वर्ड चेंज कर देगा लेकिन हम ध्यान नहीं रखते, तो वर्ड का ध्यान रखना कि मूव कौन कर रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या आपका सॉल्वेंट मूव कर रहा है, राइट। सॉल्वेंट मूव करेगा तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्टली लेट्स टॉक अबाउट कोगुलेशन। क्योंकि आप लोगों को मैं तब से बोल रही हूँ कि एग्रीगेट का फॉर्मेशन होगा, एग्रीगेट का फॉर्मेशन होगा। एग्रीगेट का फॉर्मेशन होना मतलब क्या? बेसिकली जब आपका कोलॉइड है, आपका कोलॉइड नॉर्मल है, ठीक है, अभी तो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब सही तरीके से है। लेकिन जब ये जो पार्टिकल्स इसके मूवमेंट में हैं, बैठ नहीं रहे हैं, अगर वो बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, सारे के सारे नीचे बैठ जाए, अभी ये सेटल नहीं हुए हैं, अगर ये सेटल हो जाए, नीचे जाके बैठ जाए, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। यानी कि मेरा क्या बन गया है? प्रेसिपिटेट बन चुका है। और इस फिनोमेना को एक और नाम दे देते हैं, दैट इज प्रेसिपिटाइजेशन। समझ रहे हो, राइट। जब मेरे पास कोलॉइडल पार्ट, अब कोलॉइड बचा ही नहीं, ये मेरा कोलॉइड है, ठीक है, बट ये कोलॉइड नहीं है, क्योंकि अब कोलॉइड तो तभी होगा ना जब पार्टिकल्स ऊपर होंगे। जब पार्टिकल्स मेरे नीचे जाके बैठ गए, मेरा सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग हो चुका है, तो उस केस में तो वो कोलॉइड बचेगा ही नहीं। तो बेसिकली ये जब हो जाता है, राइट, दैट इज योर स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी आपकी जो है लायोफोबिक सॉल्ट की, वो इसलिए है जब तक देखो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज रहेगा, जब तक कि कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज रहेगा, ये आपके अपनी जगह पे रहेंगे, बैठेंगे नहीं। जैसे ही तुम इसके ऊपर से चार्ज हटा दोगे, जैसे ही तुम इनके ऊपर से चार्ज हटा दोगे, नीचे आके बैठ जाएंगे, और नीचे आके बैठ जाने के फिनोमेना को द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटाइजेशन। जब अपने लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हो, जब आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट ट्यूब में जब आप एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डालते हो, कभी कभी होता है नीचे जाके वो लिक्विड बैठ जाता है, वो नहीं बैठेगा, रिएक्शन के बाद नीचे आके कुछ बैठ जाता है, कुछ पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं, और जो नीचे आपके टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। यहाँ पर भी आपके कोलॉइड के जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स थे,
वो नीचे आके बैठ गए हैं और इसी को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। बेसिकली हम अगर कोलॉइड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं। इसको करने के कई सारे तरीके रहेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करोगे, अभी हम चार्ज शो कर रहे हैं, अगर मैं एक्सेसिव कर दूं तो उस केस में मेरा कोगुलेशन हो सकता है। जब मैंने पॉजिटिव सॉल और नेगेटिव सॉल को मिक्स कर दिया तो जो आपका कोलॉइड है ये तो न्यूट्रल हो गया, और अगर ये न्यूट्रल हो गया तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये अगेन क्या कर जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको बहुत ज्यादा बॉईल किया, एक्सेसिव बॉइलिंग के साथ भी मेरा जो कोलॉइड है वो आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने इसका डायलिसिस किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ब्लड है दैट इज अ कोलॉइड। अब जिन लोगों का किडनी नॉट फंक्शन कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता, तो हम लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो लेकिन जब हम डायलिसिस को बार बार करते हैं तो आपने देखा होगा कि काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड है, जो कोलॉइड है, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज करने लगता है जब हम लोग बहुत ज्यादा डायलिसिस कर देते हैं। सो अगेन आपका जो कोलॉइड है उसने अपनी प्रॉपर्टी, यानी कि ब्लड ने अपनी प्रॉपर्टी लूज आउट करनी शुरू कर दी है, तो अगेन उसको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन हुआ है। आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव सॉल्ट में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसके पास नेगेटिव आयन है, तो अगेन उसका चार्ज आपका जीरो हो जाएगा, और चार्ज अगर जीरो हो जाएगा तो कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन करने का जो मेन मकसद है चार्ज रिमूव करना। क्या करना? चार्ज रिमूव करना आपके कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर से, उसको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन बोल देंगे। ठीक है, आइए जनरली अच्छा कोगुलेशन करने के लिए मैं आयंस का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव सॉल है। ठीक है, अब पॉजिटिव सॉल को कौन आपका कोगुलेट करेगा, कोई भी नेगेटिव आयन। तो कौन आयन ज्यादा अच्छा कोगुलेशन करेगा, ये बोलता है हार्डी-स्कल्स रूल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आयंस है, दैट इज मेरे पास Cl नेगेटिव है। ठीक है, मेरे पास SO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो आयन से, चलो ठीक है। अब मुझे पूछा है इन दोनों में से बेहतर आपका कोगुलेशन कौन करेगा, तो बेहतर कोगुलेशन वो करेगा जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है। इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर -2 है, तो ये आपका बेहतर कोगुलेशन करेगा। वैसे ही अगर मेरे पास एक नेगेटिव सॉल है तो इसका कोगुलेशन कौन करेगा, कोई भी पॉजिटिव आयन, वो आपको क्वेश्चन में देगा यू हैव अ नेगेटिव सॉल, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर फ्लोकुलेटिंग पावर या फिर कोगुलेशन पावर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव सॉल फॉर एग्जांपल आपको Na+ दिया है, Al3+ दिया है, ठीक है, Mg2+ दिया है, तो अगेन वो पूछेगा कौन ज्यादा बढ़िया करेगा, तो सबसे ज्यादा बढ़िया कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि आपकी इसका चार्ज सबसे ज्यादा है। ये कौन बोलता है, हार्डी-स्कल्स रूल। हार्डी-स्कल्स रूल बोलता है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन। फ्लोकुलेटिंग आयन वो है जो आपका कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ग्रेटर इज द पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, दिस इज कॉल्ड हार्डी-स्कल्स रूल। जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उतना बेहतरीन तरीके से वो आपका कोगुलेशन करवा रहा होगा। ये कौन बोलता है, हार्डी-स्कल्स रूल बोलता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक सॉल दे देगा पॉजिटिव नेगेटिव, 3 आयंस दे देगा, बता देगा, बोलेगा इनको ऑर्डर में लगा दो, या इसमें से सबसे बेहतरीन कौन है, इनमें से सबसे खराब कौन सा है। चार्ज के ऊपर आप लोग यहाँ पे इसको मार्क कर सकते होंगे। ठीक है, सो दिस इज योर कोगुलेशन। ठीक है, ओके, सो लास्टली इस चैप्टर में वी हैव इमल्शंस। अब इमल्शंस क्या है, इमल्शंस मेरे क्या है, इमल्शंस आर योर लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम। अगर मेरे पास दो ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मेरे पास लिक्विड है और दोनों इमिसेबल हैं। ठीक है, दोनों इमिसेबल है, मतलब दोनों आपस में डिसॉल्व होना पसंद नहीं कर रहे हैं। उस केस में जो चीज बन के आती है उसको बोलते हैं इमल्शंस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप पानी में ऑयल को मिक्स करोगे तो ऑयल कभी मिक्स नहीं करेगा, ऑयल की एक अलग लेयर हो जाएगी, पानी की एक अलग लेयर हो जाएगी। सो तब जो बन के आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, इमल्शन। तो इमल्शन को जनरली मैं दो ही कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगी, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। मतलब कि ऑयल को मैंने पानी में डाला तो ऑब्वियसली मैंने पानी को ज्यादा मात्रा में लिया है, इसको मैंने कम मात्रा में लिया है। अगर मैंने वाटर इन ऑयल करा है तो मैंने ऑब्वियसली मैम ऑयल को ज्यादा मात्रा में लिया और पानी को मैंने कम मात्रा में लिया है। ठीक है, तो दो केसेस में आपके इमल्शंस को क्लासिफाई कर दिया जाता है। और जनरली याद रखना कि आपके पास जो दोनों लेयर आएंगी वो अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे, और ये जो इमल्शंस बन रहे हैं ऑब्वियसली ये अनस्टेबल है क्योंकि ये एक दूसरे में मिक्स होना नहीं चाहते हैं। तो मुझे इनको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ एक आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ रहा होगा। ठीक है,
ओके, सो इमल्शन का पहला केस है मेरा ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल एंड वाटर की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल है इसका क्या, मिल्क या फिर क्रीम, ठीक है। जो मॉइस्चराइजर आप लगाते हो दैट इज ऑल्सो, मॉइस्चराइजर में आपको पानी ज्यादा महसूस होता है या उसका चिकनाहट ज्यादा महसूस होता है? ऑब्वियसली मैम चिकनाहट ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ऑयल इन वाटर, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑयल इन वाटर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मिल्क की, तो मिल्क वाले केस में भी क्या है, ऑयल इन वाटर। ऑयल को मैंने लिक्विड वाली चीज ज्यादा है, समझ रहे हो, मतलब लिक्विड वाली चीज ज्यादा है और इसमें थोड़ा सा, मिल्क की अगर मैं बात करूं तो मिल्क में अगर मैं बात करूं तो मिल्क में आपका फैट थोड़ा कम है, आप मतलब लिक्विड ज्यादा है ना। अगर मेरा ऑयल ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कंडेंस्ड दिखेगा, लिक्विड ज्यादा होगा तो वो ज्यादा आपका फैला हुआ दिखेगा, ज्यादा आपको पतला दिखेगा, डेंसिटी भी उसकी कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि ऑयल इज हैज मोर डेंसिटी देन वाटर। सो जितना डेंसिटी कम है दैट मीन्स कि लिक्विड का पोर्शन ज्यादा है। तो मिल्क और क्रीम में मेरा क्या ज्यादा होगा, मेरा मिल्क और क्रीम में आपका क्या ज्यादा होगा, आपका वाटर ज्यादा होगा और ऑयल कम होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि मिल्क में आपका लिक्विड फैट होता है जो पानी में डाला जाता है, ठीक है, जो घी बनाते हो दैट इज लिक्विड फैट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है ये स्टेबल नहीं होगा तो मेरे को इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा। ऑयल एंड वाटर के केस में मेरा इमल्सिफाइंग एजेंट रहेंगे गम, नेचुरल ऑयल और सिंथेटिक सोप्स, ठीक है। ये मेरे आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, आपके स्टेबलाइजिंग एजेंट्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वाटर इन ऑयल की, तो वाटर इन ऑयल में मतलब ऑयल ज्यादा है पानी कम है, जिसका एग्जांपल क्या होगा आपका बटर। क्या होगा, बटर। देखो बटर आप लोगों ने देखा होगा, आपको छोटी सी टिक्की आती है बटर की, तो ऑब्वियसली वो आपका लिक्विड कम है ना, वो आपका थिक ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा है, तो उसमें आपने ऑयल में थोड़ा सा पानी डाला है। सो दैट इज अ केस ऑफ वाटर इन ऑयल, बटर इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल। यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट्स क्या रहेंगे आपके, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल या लैम्प ब्लैक। आपको इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, इनका नाम पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। इसी के साथ मेन पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा सेक्शन बचता है कैटालिसिस का, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है ये हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे एक बात याद रख लेना, जो मेन जो सेक्शन है इसका वो है, दो टाइप के कैटालिसिस होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस कैटालिसिस वो होंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स है और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे प्रोडक्ट में, ठीक है, और ऊपर मैंने डाला है कैटलिस्ट। तो अगर मेरे रिएक्टेंट का फेस भी सॉलिड है तो इसका फेस भी सॉलिड हो, अगर इसका फेस लिक्विड है तो इसका फेस भी लिक्विड हो, अगर ये मेरा गैस है तो ये भी मेरा गैस हो। अगर मेरे पास रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस सेम है, उस केस में जो कैटलिसिस होगा उसको होमोजीनियस कैटलिसिस बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो ये कैटलिस्ट है, अगर मेरा इसका फेस अलग हो जाता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है और ये गैस है, फॉर एग्जाम्पल ये गैस है ये सॉलिड है, तो बेसिकली इन दोनों का जब फेस अलग हो जाएगा, इनका जब फेस अलग हो जाएगा, उस केस में जो कैटालिसिस होगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से एक बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई और अगर डिटेल में हमारे क्वेश्चन बनेंगे तो वो हम लोग करेंगे आपके अपकमिंग सेशंस में। ऑल्सो सभी बच्चे एक बार तो सेशन को यहाँ पे लाइक कर दो। मेन चीज ये चैप्टर वो है जो आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने 12th में नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्यारी क्रिस्प समरी है। अगर आप इसको लगा के चले जाते हो, आप लोग अपने मोस्टली क्वेश्चन सीयूटी के अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। साथ ही में मैं आपको यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि नेक्स्ट वन शॉट आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हम शुरुआत करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो पूरी तैयारी के साथ रहना और मेक श्योर करो कि आप लोग सेशन को भरपूर मात्रा में लाइक कर रहे हो, भरपूर मात्रा में यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हो, क्योंकि बेटा ये जो चीजें हैं ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। ये एक ऐसा एफर्ट है जो हम लोग ले रहे हैं कि यार कोई बच्चा अगर कोई बैच एनरोल नहीं कर पा रहा है तो वो कम से कम यहाँ से अपनी पढ़ाई कर ले और प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर ले। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोगों का जो मेन क्रैश कोर्स है बेटा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये क्रैश कोर्स वो क्रैश कोर्स है जिससे मैक्सिमम सिलेक्शंस हमारे निकलने वाले हैं और ये काफी हद तक अफोर्डेबल आप लोगों के लिए हमने कर दिया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया और आप सोच रहे हैं कि मैम 40 दिन में क्या हम सीयूईटी कर सकते हैं, 40 दिन में क्या हम लोग सीयूईटी कर सकते हैं, तो अब 40 दिन का जो मास्टर प्लान है आपका, पूरा रिवीजन, पूरी थ्योरी का रिवीजन
और उसके साथ MCQ जो हम करवाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे चैप्टर वाइज, प्लस आपका मॉक टेस्ट और प्लस उसका एनालिसिस। ये सारी बातें साथ में ई बुक भी डाल दी गई हैं, राइट, ई बुक भी डाल दी गई है और साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी पुराने दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आप रिकॉर्डेड से पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, बट यूएसपी इसका रहेगा ये जो हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। तो ये आपका शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। आई थिंक हर बच्चा जो सीरियस है ना CUT के लिए, कम से कम इस क्रैश कोर्स में आप लोग को डेफिनेटली एक बार इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास ये 40 दिन आखिरी है, इनमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कि यार ये करके देख लेता हूँ, ये पढ़ के देख लेता हूँ, नहीं, 40 दिन ही है, एक्सपेरिमेंट करने का समय जा चुका है। अब आपको प्रूवन मेथड्स के थ्रू ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो 2022 में रिजल्ट लेकर आए थे, जो हम लोगों ने लाए हुए रिजल्ट है, और हम चाहते हैं 2023 में उससे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सिलेक्शंस हो। तो एक बार आप लोगों के पास आखिरी बार ऑप्शन है, स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पढ़ने का। 1 अप्रैल हमारे पास शुरुआत हो रही है, 21 मई को पेपर है। हमारा टारगेट है 20 दिन से पहले आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाए प्रॉपर तरीके के साथ। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक बेटा इनरोल करा नहीं है तो आई थिंक यू शुड नॉट डिले एनी मोर। जब भी आप इस क्रैश कोर्स में इनरोल करोगे, यू हैव दिस कोड जो आप लोग को यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ऑन द अड्डा 247 ऐप, ठीक है बच्चे। आई होप इट्स क्लियर, आप सभी लोगों के सामने है। कोड का जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको जरूर लगा देना और मेक श्योर करना किसी भी हालत में यार जो भी है, ठीक है। माना कि किसी बच्चे, कोई बच्चा कहेगा वैसे तो इसका प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा गया है, लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चे को फिर भी प्राइस लगता है कि मैम ज्यादा है, तो ये मान के चलो ये तुम्हारे एडमिशन का प्राइस है। अगर तुम लोग यहाँ पे टीचर्स लगे हुए हैं, 50 से ज्यादा टीचर्स है जो पीछे लगे हुए हैं, उनकी बेसिक सैलरीज प्लस योर आपका जो टेक है उसका कॉस्ट रखा गया, बाकी कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो तुम्हारे 40 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। सो आई थिंक अगर आप सीरियस हो, आप लोगों तक ये बात पहुंच चुकी होगी, और अगर आप देखो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है, आप बेशक करिए, ठीक है। सो गो फॉर इट, आई थिंक इट्स क्लियर। और मेरे वन शॉट्स फिर भी आते रहेंगे, क्रैश कोर्स के साथ भी मैं वन शॉट करने वाली हूँ, और वो मैं वो उन बच्चों को भी बोल रही हूँ कि तुम क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी वन शॉट करना है, ठीक है। ये तो रिवीजन का है, ये तो करना ही है, और साथ में प्रैक्टिस जो यूट्यूब पे करवा रही हूँ वो तो करनी ही है, लेकिन उसके साथ ये जरूर लगाना है, ये जरूर करना है, इसमें जरूर आपको पढ़ना होगा एक बार, ठीक है। कोड आपके सामने है, और अगर आपका CUT की कोई भी दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड द कोड इज विद यू, दैट इज Y513, इसको जरूर आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। राइट, एक बार मैं देख लेती हूँ अगर हम अड्डा 247 के ऐप पे जाते हैं, जो भी बच्चा नया है, कि मैम कैसे इस बैच में इनरोल करना होगा आप लोग को। अगर आप लोग अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, यू हैव अड्डा 247 ओवर हेयर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास ऑल कोर्सेज सेक्शन है। ऑल कोर्सेज में जाके यहाँ पे आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस में जाना है, CUT में जाना है, CUT साइंस में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो है, यहाँ पे आप लोगों का प्रतिज्ञा, राइट, व्हाट इज द नेम, दैट इज प्रतिज्ञा, ठीक है। दैट इज आवर क्रैश कोर्स फॉर CUT 2023। इसमें आप लोग आंख बंद करके इनरोल कर लेना, सिलेक्शन की गारंटी हम बोल देते हैं आप लोग को, और कोड इस्तेमाल कर लेना Y513, ठीक है बच्चे। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वन शॉट के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को दो एक और कदम आगे लेके जाइए। सेशन पसंद आए तो लाइक करेंगे और कमेंट करके जाएंगे वन शॉट कैसा था। गुड लक एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।